हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको वियना कांग्रेस के बारे में बताऊंगी। वियना कांग्रेस यूरोपीय इतिहास में नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई थी। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप में एक अंग्रेज ब्रिगेडियर की देखरेख में भेज दिया गया था। फ्रांस में लुई 18वें को पुनः सिंहासनारूढ़ कर दिया गया था, परंतु यूरोप के अन्य छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। कई राज्यों की सीमाओं और व्यवस्थाओं में बड़ा परिवर्तन आ गया था। सारे यूरोप में भारी उथल पुथल हो गई थी। पुरानी मान्यताएं समाप्त की जा रही थीं। फ्रांस का नेपोलियन कालीन वैभव एक प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। समाज में जनता स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना प्राप्त करने के लिए तड़प रही थी, परंतु दूसरी ओर राष्ट्रीय भावनाओं में दृढ़ता आती जा रही थी। इन नवीन विचारों के साथ साथ पुराने राज्यों के राजा अपनी अपनी शक्ति को संगठित करने में जुटे हुए थे। वे नवीनता का वर्णन नहीं करना चाहते थे। नेपोलियन का अंत जैसे नई तथा पुरानी प्रवृत्तियों के संघर्ष का आरंभ था। इस समय यूरोप में 4 प्रमुख समस्याएं थीं। क्रांतिकारी तत्वों के दमन की समस्या, नेपोलियन के साम्राज्य की पुनर्व्यवस्था, चर्च की समस्या तथा शांति रक्षा के उपाय। इन्हीं सब समस्याओं तथा विविध प्रश्नों की पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोपीय राष्ट्रों का महत्वपूर्ण सम्मेलन 1814 से 1815 में हुआ, जो वियना कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्मेलन के विषय में इतिहासकार हेजन के शब्दों को नहीं भुलाया जा सकता। संख्या, विविधता, प्रस्तुति तथा निर्णय प्रश्नों के गंभीर के कारण वियना कांग्रेस यूरोप के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सभाओं में से एक थी। इसकी सदस्यता की प्रतिभा नेपोलियन की योजनापूर्ण कूटनीति के युग में उल्लेखनीय है। वियना कांग्रेस का यह सम्मेलन सितंबर 1814 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था, परंतु एल्बा से नेपोलियन के भाग निकलने पर इसकी कार्रवाई में बाधा आ गई। वियना सम्मेलन में एकत्रित राजनेताओं ने नेपोलियन के पुनः फ्रांस पहुंच जाने का समाचार सुनकर आपसी संघर्ष तुरंत बंद कर दिए। यूरोप की शांति भंग करने वालों के विरुद्ध वे पुनः एक हो गए। उन्होंने उसे अपराधी माना तथा उसके विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। एक ओर तो वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी को अंतिम रूप से हराया गया तथा दूसरी ओर इस युद्ध से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने निर्णय ले लिए, जिन पर 9 जून 1815 ईस्वी को राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार युद्ध भूमि में तो गोलियों का युद्ध जीता गया और मेज पर वैधानिक युद्ध के निर्णय किए गए। कांग्रेस के इन्हीं निर्णयों से 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। वियना कांग्रेस में प्रतिनिधित्व। वियना कांग्रेस के अवसर पर खूब धूमधाम रही। टर्की के सिवाय यूरोप के सब देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, डेनमार्क, बावेरिया और वुटेम्बर्ग के राजा तो स्वयं उपस्थित थे। अन्य कई छोटे राजा, सामंत तथा कई देशों के मंत्री तथा सेनापति इसमें भाग लेने आए थे। कुल मिलाकर 90 बड़े तथा 53 छोटे राजा या उनके प्रतिनिधि इसमें एकत्रित हुए थे। इससे पूर्व यूरोप में कभी इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। इनमें रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम, ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस प्रथम और उसका प्रधानमंत्री मेटरनिक, प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय, ब्रिटेन का लॉर्ड कैसलरे तथा वेलिंगटन का ड्यूक
फ्रांस का प्रतिनिधि तालीरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन पदाधिकारियों का समृद्ध व्यक्तियों के समूह के बारे में इस समय के एक यात्री ने लिखा है, वीना नगर की शोभा दर्शनीय है। वहाँ यूरोप की बड़ी से बड़ी हस्तियाँ अपने पूर्ण वैभव से उपस्थित हैं। सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं। नेपोलियन यूरोप के राज्यों पर एक आंधी के समान उमड़कर आया था, जिसने यूरोपीय राज्यों को उलट-पुलट कर दिया था। देशों की सीमाएं बदल गई थीं, कई नए राज्य बना दिए गए थे और कुछ पुराने राज्यों को समाप्त कर दिया गया था। अब उनको नए सिरे से व्यवस्थित किया जाना था। वियना कांग्रेस के सामने विचारणीय प्रश्न निम्नांकित थे। पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, राइन के राज्य संघ तथा स्विट्जरलैंड की क्या सीमाएं निश्चित की जाएं? इन देशों को अलग राज्य के रूप में रखा जाए या दूसरों के साथ मिला दिया जाए? नेपोलियन के समय में जो पुराने राजवंशों का अंत हो गया था, उनकी स्थापना फिर से की जाए या नहीं? जो नवीन राज्य और उनके शासक बना दिए गए थे, उनके भाग्य का भी निपटारा करना था। फ्रांस किसी भी समय महान शक्ति बन सकता था और यूरोप के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसकी भी सुदृढ़ व्यवस्था करनी थी। जिन राज्यों अथवा शासकों ने नेपोलियन का साथ दिया था, उनको क्या दंड दिया जाए? कांग्रेस समझौते के मूलभूत सिद्धांत। इस सम्मेलन ने अग्रलिखित सिद्धांतों के अनुसार यूरोप की व्यवस्था करने का विचार किया। वैधता का सिद्धांत। यूरोप की ठीक प्रकार से व्यवस्था करने के लिए मेटरनिख ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जहां तक व्यावहारिक रूप बन सके, यूरोपीय देशों की जो सीमाएं और शासक राजवंश फ्रांसीसी क्रांति या नेपोलियन के अभ्युदय से पूर्व थे, उन्हें फिर से स्थापित कर दिया जाए। इसी को वैधता का सिद्धांत कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पुरानी सीमाएं ही कानूनी थीं और उन पर पुराने राजवंशों का ही अधिकार होना चाहिए। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। वैधता का सिद्धांत शक्ति संतुलन के साथ संगत था। सब राज्यों की पुरानी सीमाएं बना देने से पुराना शक्ति संतुलन फिर स्थापित हो जाएगा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इस तीसरे सिद्धांत के अनुसार जिन राज्यों ने नेपोलियन को हराने में पूरा सहयोग दिया था, उनकी क्षतिपूर्ति उन राज्यों के खर्चे पर की जानी चाहिए जिन्होंने नेपोलियन का साथ दिया था। परंतु वे सिद्धांत तो दिखावटी थे। बड़े राष्ट्र अपनी सीमाएं तथा प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ा लेना चाहते थे, जिससे यह कहा जा सके कि ऐसा उन्होंने सर्वसम्मति से किया है। परंतु परेशानी की बात यह थी कि उन बड़े राष्ट्रों की इच्छाएं और हित ही परस्पर टकराते थे। इस सम्मेलन का असली कार्य उनमें मेल बिठाना था। जिन प्रदेशों को हस्तांतरित किया जाना था, उनकी जनता की राय जानने की इस कांग्रेस ने बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझी। वियना कांग्रेस की कार्यप्रणाली। एक इतिहासकार ने वियना कांग्रेस की कार्यप्रणाली के विषय में लिखा है कि कांग्रेस का कोई निश्चित ढंग नहीं था, कोई प्रस्ताव पेश नहीं होते थे, वोट लेने की भी व्यवस्था नहीं थी। नाच घर में राज्यों की सीमाएं तय की जाती थीं। गंभीर से गंभीर मामले सहभोजों, तमाशों तथा संगीत सम्मेलनों में तय कर दिए जाते थे तथा किसी से कोई हंसी मजाक की बात कही, औरों को पसंद आ गई और मान ली गई। मेटरनिख इस सम्मेलन का प्रधान भी था और मंत्री भी। उसकी इच्छा थी कि 4 बड़े राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया आपस में मिलकर सारे फैसले कर ले और सब प्रतिनिधियों से उन्हें स्वीकार करा लिया जाए। परंतु फ्रांसीसी प्रतिनिधि तालीरा भी अत्यंत मृदुभाषी और मेटरनिख की टक्कर का प्रतिनिधि था। उसने मेटरनिख को बाध्य किया कि सब महत्वपूर्ण विचार विमर्शों में फ्रांस को भी शामिल किया जाए। सभी देश अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर तुले हुए थे, परंतु सभी के स्वार्थ आपस में टकराते थे। इसका लाभ उठाकर और छोटे राष्ट्रों के हितों की दुहाई देकर फ्रांसीसी प्रतिनिधि तालीरा फ्रांस के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था।